चलो यार, अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं। अपॉलजीज फॉर द डिले टुडे। आई वाज स्टक इन ट्रैफिक। राइट, तो आज हमें जो करना है, आज हम थोड़ी क्लास होगी आज की, क्योंकि मेजर एनालिसिस तो हम कर चुके हैं। आज हम अपने जो हमारा डेटाबेस था उसको पैंडास के साथ कनेक्ट करेंगे और फिर उसमें से क्यूरीज रन करके देखते हैं कि किस तरीके से हम वहाँ का डेटा सेट या डेटाबेस से डेटा सेट उठा के पोस्ट इसमें पैंडास के अंदर लेके आ सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमें काम करना है वो हमें जिस तरीके से हम मुख्तलिफ़ लाइब्रेरीज इंस्टॉल करते हैं इसके अंदर, पाइथन के अंदर, तो इसी तरीके से किसी भी डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए पाइथन को एक लाइब्रेरी की ज़रूरत होती है और उस डेटाबेस का स्पेसिफिक कनेक्टर होता है। ठीक। सो हमारे पास जो डेटाबेस है वो माइस्क्यूएल है, तो हम माइस्क्यूएल का कनेक्टर इंस्टॉल करेंगे। अगर आपके पास पोस्टग्रेस हो तो पोस्टग्रेस का अलग कनेक्टर आता है, उसके अपने सिंटेक्स होते हैं। सो हर डेटाबेस के कनेक्टर के कुछ सिंटेक्सेस डिफरेंट होते हैं और आपको उसी हिसाब से करना होगा। तो माइस्क्यूएल कनेक्टर इंस्टॉल करने के लिए आप अगेन वही करें, इन्वायरमेंट में जाएं, अपना जो भी इन्वायरमेंट था उसको सिलेक्ट करें और इसके बाद ऑल पैकेजेस पे क्लिक करेंगे। सो ऑल पैकेजेस पे क्लिक करें और पहले तो यहाँ पे देखते हैं आपके पास माइस्क्यूएल कनेक्टर आ रहा है या नहीं आ रहा। सो ये एक माइस्क्यूएल कनेक्टर पाइथन होगा, ये मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं है तो इस पर टिक मार्क करके और इसको इंस्टॉल कर लें। दूसरा तरीका इसको इंस्टॉल करने का ये है कि आप टर्मिनल ओपन करें और टर्मिनल पे लिखें पिप इंस्टॉल, पिप स्पेस इंस्टॉल माइस्क्यूएल कनेक्टर और पाइथन। ठीक है, ये आप लिखेंगे। सो क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मेरे पास ये मैसेज आ गया कि रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। अगर ये आपके पास इंस्टॉल नहीं होगा तो आपको ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड करेगा और इंस्टॉल कर देगा। तो यहाँ पे मैं कमांड दोबारा लिख देता हूँ, इट विल बी पिप इंस्टॉल माइस्क्यूएल कनेक्टर और पाइथन। सो सबसे पहले तो ये इंस्टॉल कर लें अपने पास। ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, हमने जो डेटाबेस कनेक्ट किया था तो उसको हम माइस्क्यूएल वर्कबेंच पे देखते थे। सो अपने पास माइस्क्यूएल वर्कबेंच भी खोल लें और वो डेटाबेस क्लासिक मॉडल्स वाला दोबारा लें। इसका पासवर्ड आपको याद होना चाहिए। मोस्ट प्रोबेबली इट वुड बी एडमिन, क्योंकि इंस्टॉलेशन के टाइम मैंने एडमिन ही रखवाया था, क्योंकि ये कनेक्ट करने के लिए हमें चाहिए होगा। सो वीकली इंस्टॉल कर लें, फिर आगे चलते हैं। आप मैं स्क्रीन शेयर करो, मैं आपको प्रेजेंटर बना रहा हूँ। इनके बेटे एक सेकेंड, ऊपर बिल्कुल टॉप में पड़ा ना। सो फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन फाउंड टू बी इनकैपेबल एग्जिस्टिंग पाइथन इंस्टॉलेशन एनवायरनमेंट। आपने पाइथन कौन सी सिलेक्ट की हुई थी? 3.9। एक सेकेंड। सो आप एनाकोंडा से ही खोलते हो, आपको पिप से इंस्टॉल करके देखो, जो मैंने दूसरा तरीका बताया। ओपन टर्मिनल कर लो खाली, यहाँ पे वो कमांड लिख दो, पिप इंस्टॉल माइस्क्यूएल डैश कनेक्टर डैश पाइथन।
तो ये डाउनलोड कर रहा है अभी। अच्छा, इस पे भी एरर आ रहा है। अब एक काम करो, एक नया इन्वायरमेंट बना लो, ठीक है? और वो आप बनाओ, नया इन्वायरमेंट बनाओ यहाँ पे। कोई भी दे दो। पाइथन का वर्जन देखो, 3.9 नहीं लो, 3.8 ले लो, या 3.7 ले लो, या 3.6 ले लो। एक काम करो, हाँ हाँ, क्रिएट करो। और इस पे इंस्टॉल करके देखो। हाँ, पैंडास करना पड़ेगा, मैटप्लॉटलिब, दो लाइब्रेरीज करनी पड़ेंगी। पैंडास भी कर लो, और इसके बाद मैटप्लॉटलिब भी कर लो। सो साथ हम MySQL कनेक्टर पाइथन इंस्टॉल कर रहे हैं अपने इन्वायरमेंट के अंदर। सो आप एक नया इन्वायरमेंट बना लो जिसमें कोशिश ये करो कि पाइथन आपकी 3.6 वर्जन की हो, तो उस पर MySQL कनेक्टर चल जाएगा। ठीक है, मैं स्क्रीन हटा रहा हूँ आपका, उसामा। सो मैं अगेन दिखा देता हूँ कि हमारे पास MySQL कनेक्टर कैसे आ रहा होगा। सो ये है MySQL कनेक्टर पाइथन, ठीक है? पाइथन ड्राइवर फॉर कम्युनिकेटिंग विद MySQL सर्वर। सो ये इंस्टॉल होना ज़रूरी है हमारे पास। ये इंस्टॉल हो जाएगा, उसके बाद हम अपनी वर्कशीट में आ जाएंगे। 3.6 का वर्जन ले लो, 3.6.12 या 3.6 का कोई वर्जन आ रहा होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो सबसे पहले ये लाइब्रेरीज इंपोर्ट करा लेते हैं, ठीक है? MySQL डॉट कनेक्टर अभी हमने इंस्टॉल किया, इसको इंपोर्ट करा लेते हैं। एस कॉन पांडास इंपोर्ट करा लेते हैं, SPD। उसके बाद मैटप्लॉटलिब इंपोर्ट करा लेते हैं, मैटप्लॉटलिब डॉट पाइप्लॉट SPLT। अच्छा, मैटप्लॉटलिब डॉट पाइप, MySQL कनेक्टर क्यों नहीं उठा रहा? नो मॉड्यूल एज MySQL कनेक्टर। अच्छा भाई, दोबारा देख लेते हैं। सो मैंने डेटा एनालिसिस का एनवायरनमेंट रन किया हुआ है। सो टर्मिनल पे इंस्टॉल MySQL
MySQL connector Python ऑलरेडी क्लियरिफाइड। उसके बाद लैब दोबारा खोल लेते हैं। हो सकता है मैं पुराने इन्वायरमेंट में काम कर रहा हूँ, इस वजह से उस पर इंस्टॉल नहीं हो सकता। सो मैं लैब बंद कर रहा हूँ। शट डाउन, बंद कर दी लैब। अब मैं लैब दोबारा खोलता हूँ। सो ये मेरी सेशन 20 की फ़ाइल है। सो मेरे पास गलत इन्वायरमेंट खुला हुआ था। गलत इन्वायरमेंट के अंदर जुपिटर लैब खुली हुई थी, जिसकी वजह से ये माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर नहीं उठा रहा था। मैंने अपने इन्वायरमेंट चेंज किया, उसके बाद दोबारा जुपिटर लैब खोल ली। सो अब मेरे पास तीनों लाइब्रेरीज इंपोर्टेड हैं। आप भी इंपोर्ट कर लें हाथ के हाथ। अच्छा, डीबी से क्यूरी फैच करने का तरीका ये होता है कि आपको सबसे पहले डेटाबेस के साथ ना एक कनेक्शन बनाना होता है। सो आप कनेक्ट डेटाबेस करते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा स्टेप ये होता है, स्टेप 1 में आप डेटाबेस से कनेक्ट करते हैं। स्टेप 2 के अंदर आप क्यूरी लिखते हो, जो आपकी जिस तरह आप एसक्यूएल की क्यूरी लिखते हैं उसी तरीके से आप क्यूरी लिखते हैं कि आपको डेटा चाहिए क्या, ठीक है। और उसके बाद स्टेप 3 में उस क्यूरी रिज़ल्ट को आप कन्वर्ट कर देते हो एक डेटा फ्रेम में, ठीक है। सो जिस तरीके से हमारे पास pd.read_csv का फंक्शन था, जिससे हम csv फाइल उठाते थे, उसी तरीके से हमारे पास एक फंक्शन होता है pd.read_sql का, ठीक है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि csv अगर जब हम लिखते थे तो यहाँ पे हम फाइल नेम पास ऑन करते थे, इसको पैरम्स के अंदर फाइल नेम डॉट csv पास ऑन करते थे, ये ठीक है। रीड एसक्यूएल के अंदर हम उसको वो क्यूरी पास ऑन करेंगे, जो क्यूरी हमने बनाई है और जो हमने सेव करी है वो क्यूरी हम पास ऑन करेंगे तो हमारे डाटा फ्रेम में कन्वर्ट हो जाएगा सॉरी। तो इसके लिए हम देख लेते हैं हमें क्यूरी बनानी क्या है। सो बिल्कुल स्टार्टिंग में हम माइस्क्यूएल वर्कबेंच पे काम कर रहे थे, ठीक है। हमारे पास क्लासिक मॉडल्स का एक डेटाबेस था। इसी में से कुछ सेलेक्ट करके देखते हैं। सो ऑर्डर डिटेल्स की टेबल उठा लेते हैं, सिंपल एज दैट। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम ऑर्डर डिटेल्स, ठीक है। इसको रन करते हैं तो ये मेरे पास ऑर्डर डिटेल की पूरी टेबल आ गई, राइट। सो ये क्यूरी एज इट इज़ पैंडास के अंदर रन करेंगे और यही ऑर्डर टेबल पूरी की पूरी ऑर्डर टेबल उठा के पैंडास के डाटा फ्रेम के अंदर ले जाते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू आवर मैथडोलॉजी सबसे पहले हमें स्टेप 1 करना पड़ेगा, दैट इज़ टू कनेक्ट डेटाबेस। अब डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए आपको सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखना होगा, दैट इज़ db इज़ इक्वल टू db। अच्छा, db एक वेरिएबल है, ठीक है। ये वेरिएबल आप कुछ भी रख सकते हो, डेटाबेस रख सकते हो ABCDXYZ, मैं यहाँ पे db रख रहा हूँ, db। तो जो हमने MySQL कनेक्टर लोड किया है लाइब्रेरी कॉन के नाम से, ठीक है। तो इस कॉन के अंदर एक फंक्शन होता है कनेक्ट का, ठीक। इस कनेक्ट के फंक्शन को आप 3 चीज़ें पास ऑन करते हो। आप सबसे पहले पास ऑन करते हो होस्ट क्या है, उसके बाद आप पास ऑन करते हो डेटाबेस कौन सा है, उसके बाद आप पास ऑन करते हो यूज़र नेम क्या है, और उसके बाद आप पास ऑन करते हो पासवर्ड क्या है, ठीक है। सो पासवर्ड, ठीक है। ये चीज़ें आप पास ऑन करते हो, ये 4 चीज़ें, तो ये आपका डेटाबेस से कनेक्शन बना देता है। अच्छा, होस्ट क्या होता है? होस्ट वो सर्वर की आईपी होती है या उस सर्वर का एड्रेस होता है जहाँ पे आपका डेटाबेस स्टोर्ड है। करंटली हमारा डेटाबेस हमारे ही पीसी पे स्टोर्ड है, राइट। तो इसको हम कहते हैं लोकल होस्ट। अगर आपका डेटाबेस कहीं अमेज़ॉन पे या किसी और जगह स्टोर्ड होता तो आपको जो आपका डेटा इंजीनियर है या जो डेवऑप्स है
वो एक आईपी प्रोवाइड करता कि ये आईपी है, इस आईपी से आप लोड कर लें, तो वो आईपी यहाँ लोकल होस्ट में आ जाती। ठीक, डेटाबेस क्या है? डेटाबेस इस स्कीमा का नाम है। यहाँ पे हमारे पास डेटाबेस क्लासिक मॉडल्स था, ठीक है, तो हमने कहा ये लोकल होस्ट है, इसमें माइस्क्यूएल का डेटाबेस पड़ा हुआ है, क्लासिक मॉडल्स इस पे कनेक्ट कर लो। अच्छा, यूज़र, यूजुअली यूज़र जो हमने जब इंस्टॉलेशन करी थी तब रखा था, सो यूज़र नेम होता है रूट, आपके केस में यूज़र नेम रूट ही होगा, और पासवर्ड आपके केस में होगा एडमिन। ठीक है, क्योंकि मेरे पास जो है वो पासवर्ड मेरा चेंज है, तो यहाँ पे ये एरर दे रहा है। ठीक है, सो पासवर्ड आप अपना लिखेंगे, मैं अपना लिख देता हूँ जो मेरा पासवर्ड है। आई होप कि यही पासवर्ड था, मुझे खुद नहीं याद। पासवर्ड विन कनेक्शन, मैं अपना पासवर्ड भूल गया। आई होप यो, सो मुझे अपना पासवर्ड याद आ गया। सो ये आपकी क्यूरी होगी। सो अगेन मैं क्यूरी कॉपी सॉरी स्टेटमेंट कॉपी कर देता हूँ ताकि आपके पास आसानी से रहे। ठीक है, और ये मैं स्लैक पे भी पेस्ट कर रहा हूँ एज इट इज़। तो मोस्ट प्रोबेबली एज इट इज़ वेरिएबल्स के साथ आपका डेटाबेस कनेक्ट हो जाएगा, और जब कनेक्ट हो जाएगा तो आपके पास क्यूरी लोड, मतलब कोई भी एरर शो नहीं करेगा, जस्ट इट्स कनेक्ट टू द डेटाबेस, ये बोलेगा इसने कनेक्शन बना लिया। तो आप ये कनेक्शन करके ट्राई करें, इसमें कोई एरर तो नहीं आ रहा। सारा मसला इसी कनेक्शन का, एक दफ़ा ये कनेक्शन हो गया तो उसके बाद फिर आगे स्मूथ है। सो आई होप कि आपका कनेक्शन हो गया होगा, जब भी मेरे पास किसी का कोई कमेंट नहीं आया। राइट, सो अब लिखते हैं क्यूरी। सो ये हमारा डीबी बन गया। ठीक है, डीबी बनने के बाद अब आपको क्यूरी ड्राफ्ट करनी है। क्यूरी की डेफिनेशन वही है जो जिस तरीके से हम एसक्यूएल की क्यूरी लिखते हैं। तो मैं एक वेरिएबल पास ऑन करता हूँ क्यूरी, और क्यूरी हमें स्ट्रिंग फॉर्म में देनी है। ये कनेक्शन करेगा क्या, ये एज इट इज़ स्ट्रिंग उठाएगा और इसको एसक्यूएल डीबी में रन कर देगा। एसक्यूएल डीबी से जो भी रिजल्ट आएगा उसको उठाएगा, पार्टनर में सेव कर देगा। तो आपको क्यूरी एज इट इज़ वैसी ही लिखनी है जैसे आप एसक्यूएल में क्यूरी लिखते हैं। ठीक है, तो हमने लिखा था सेलेक्ट ऑल फ्रॉम ऑर्डर डिटेल्स। ठीक है, ये हमारी क्यूरी थी। अच्छा, बिल्कुल स्टार्टिंग में याद हो जब हम स्ट्रिंग को डिफ़ाइन कर रहे थे, तो हमारे पास दो तरीके थे स्ट्रिंग डिफ़ाइन करने के। या तो हम स्ट्रिंग डिफ़ाइन करते हैं तो कोटेशन मार्क के अंदर कोई भी वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, या हम स्ट्रिंग में सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर कोई वैल्यू लिखते हैं। या लास्ट तरीका मैंने बताया था कि अगर आपके पास बहुत लंबा चौड़ा सा पैराग्राफ हो और आपने उसमें करना हो तो 3 दफ़ा सिंगल कोट दें, जो भी क्यूरी है वो आपने, जो भी आपने लिखना है वो लिखें, और उसके बाद 3 दफ़ा कोट से बंद कर दें। तो यहाँ पे क्यूरी में 3 दफ़ा कोड देने का मकसद ये है कि
हो सकता है कहीं पे क्यूरी के अंदर ही कोटेशन मार्क्स भी आ रहे हो, सिंगल कोटेशन मार्क्स भी आ रहे हो, या मैं मल्टीपल लाइंस में क्यूरी लिख रहा हूँ। तो इट इज़ क्वाइट नेसेसरी या इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि आप यहाँ पे 3 कोटेशन मार्क्स वाली नोटेशन को इस्तेमाल करें, ताकि वो अगर आपकी क्यूरी के इटसेल्फ अंदर, जैसे ऑर्डर डिटेल्स, यहाँ पे मैं कोई वेयर की कंडीशन लगा देता, वेयर लेट से नेम इज़ इक्वल टू, अब अगेन मुझे यहाँ से डबल कोटेशन मार्क्स पास ऑन करने पड़ते, ठीक है। सो अब इसको ध्यान में रखते हुए अगर मैं डबल कोटेशन मार्क्स यहाँ यूज़ कर रहा हूँ और मैं डबल कोटेशन मार्क्स यहाँ भी यूज़ करूँ तो ये एरर थ्रो कर देगा। सो सबसे सेफ़ तरीका किसी भी क्यूरी को रन करने का ये कि आप क्यूरी ट्रिपल कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखो, ठीक है। ये आपकी क्यूरी का वेरिएबल हो गया, आपने क्यूरी का वेरिएबल डिफ़ाइन कर दिया, ठीक है। तो आपके पास अब 2 वेरिएबल आ गया, सही है। एक आपके पास डीबी आ गया जिसके अंदर कनेक्शन की सारी कंडीशन सेम है कि कौन सा डेटाबेस कनेक्ट करना है। दूसरा आपके पास क्यूरी का एक वेरिएबल आ गया जिसके अंदर एक्चुअल क्यूरी लिखी हुई है, एक्चुअल क्यूरी। सो यही 2 वेरिएबल आपको चाहिए होते हैं पैंडास के अंदर क्यूरी को इंपोर्ट करने के लिए। तो अब इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। सो डी एफ इज इक्वल टू पी डी डॉट रीड अंडरस्कोर SQL। 2 चीज़ें पास ऑन करनी है, क्यूरी क्या रन करनी है यानी क्यूरी वेरिएबल, और डीबी कौन सा है, ठीक है। सो ये आप पास ऑन करेंगे तो ये आपके पास क्यूरी रन हो जाएगी। अच्छा, ये एक एरर आएगा, ठीक है। इस एरर का परफॉर्मेंस पे कोई इशू नहीं है। चक्कर ये है कि बहुत सारे कनेक्टर होते हैं, MySQL कनेक्टर उनमें से एक कनेक्टर है। तो पाइथन का जो डेजिग्नेटेड या मोस्ट सपोर्टेड कनेक्टर है वो SQL Alchemy है, ठीक है। सो ये आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि आपने जो कनेक्टर यूज़ किया ये टेस्टेड नहीं है पाइथन के पास, और पाइथन ने इटसेल्फ SQL Alchemy को टेस्ट किया हुआ है, तो आप SQL Alchemy यूज़ किया करें। तो दिस इज़ जस्ट अ वार्निंग, दिस इज़ नॉट अ एरर। इससे हमारे काम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम MySQL कनेक्टर के साथ कंफर्टेबल, हम उसके साथ काम करेंगे, ठीक है। तो ये मेरी क्यूरी यहाँ पे रन हो गई, वो क्यूरी सेव हो गई DF के अंदर। अब मैं एक DF को प्रिंट करा के देख लेता हूँ। सो जो भी मेरा MySQL DB के अंदर डाटा था वो सारा का सारा डाटा फ्रेम में उठ के डेटाबेस से यहाँ पे आ गया। सो आप लोग भी यहाँ तक कर लें अगर आपके पास डेटा कनेक्ट हो जाता है और ये अपलोड हो जाता है। आपके पास एरर नहीं आ रहा, बहुत अच्छी बात है। नहीं, आप DF प्रिंट करा के देख लो, DF प्रिंट हो जाए और DF आ जाए तो बस ग्रेट, बहुत अच्छी बात है जी साहब। ऊपर वाला सारा कोड, एक तो लाइब्रेरीज आपने इंपोर्ट करानी है, ठीक है। ये भी मैं DB वाली तो मैंने स्लैक पे लिख दिया, ठीक है। ये मैंने भेज दिया और मैं क्यूरी इटसेल्फ भी भेज देता हूँ। ठीक है। अब अगर आप इस स्टेज तक पहुँच गए हो, सो यहाँ पे कहानी ख़त्म है मेरे ख्याल से। इसके बाद आप इस डेटा फ्रेम को एज़ इट इज़ उसी तरह ट्रीट कर सकते हो जिस तरीके से आप किसी CSV को इंपोर्ट करा के ट्रीट कर रहे थे। तो हमारे डेटाबेस से कनेक्ट करने का असल मकसद सिर्फ ये होता है कि आप डाटा उठा के लिया, नाउ यू कैन मैनिपुलेट इट इन एनी फैशन और इन एनी वे यू वांट। तो एक दफ़ा ज़रा सबका डाटा आ जाए तो उसके बाद हम थोड़ा सा एनालिसिस भी कर लेते हैं इसके ऊपर। हाँ, ऐसा ही है, ट्राई कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। सो हम ट्राई करते हैं, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम ऑर्डर डिटेल्स, उसके बाद कुछ और भी कर लेते हैं, वेयर ऑर्डर क्वांटिटी भी ले लेते हैं, वेयर क्वांटिटी ऑर्डर्ड इज़ ग्रेटर दैन 30, ठीक है। ये हमने एक क्यूरी रन कर दी। सो क्या हो गया भाई, इसको फिर मसले ही मसले होते हैं।
where quantity ordered greater than 30। ठीक है, ये मेरी मल्टीपल लाइन की क्यूरी हो गई। ठीक है, इस क्यूरी को यहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करके देख लेते हैं कि भाई क्या होगा। ठीक है, ये मल्टीपल लाइन की क्यूरी हो गई। सो अब इसको दोबारा लोड करते हैं, सो ये चेंज हो गया। यहाँ पे भी मैं देखूँ तो ये आ रहा था 101005055। सो 101005055। सो ट्रिपल कोटेशन मार्क्स देने का मकसद ये है कि मुझे अगर मल्टीपल लाइन में क्यूरी लिखनी है तो मल्टीपल लाइन में लिखूँ। इवन यहाँ पे आपको ज्वाइन करनी है दो टेबलें, आपको ग्रुप बाय करनी है, जैसे भी करनी है, आप MySQL वर्क बेंच में आके अपनी पूरी क्यूरी बना लें, जो डेटा सेट आपको चाहिए वो बना लें, यहाँ से कॉपी करें, यहाँ लगी क्यूरी पेस्ट कर दें, उठा के इधर ले आएगा। इवन इसमें आप ये हरकत भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी क्यूरी लिखना, इस पे भी ये ले आएगा, इस पे भी इसको कोई एरर नहीं होगा। सी ये हम ट्रिपल कोड के साथ कर क्या रहे हैं, अगर कॉन्सेप्चुअली देखो ना, हम इस स्ट्रिंग को एज अ टेक्स्ट पास करवा रहे हैं कि एज इट इज़ जो मैंने लिखा है इसको एज इट इज़ उठाओ और छाप दो। तो मैं अपनी ओरिजिनल वाली क्यूरी दोबारा लोड कर लेता हूँ ताकि हमारा एनालिसिस वही हो जो हमें चाहिए। ठीक है, तो क्या करते हैं, जिस तरीके से हम कल एनालिसिस कर रहे थे उसी तरीके से एनालिसिस कर रहे हैं। एज अ सेफ साइड मैं इसकी कॉपी बना लेता हूँ, क्योंकि क्यूरी बार बार रन करना डेटाबेस पे लोड डालता है, और अगर आपका डेटाबेस लाइव है प्रोडक्शन पे तो फालतू का खर्चा होगा। तो आप एक दफ़ा ज़रा डेटा फ्रेम को कॉपी कर लो ताकि ओरिजिनल डेटा फ्रेम आपका सेफ रहे। सो क्या देखते हैं यार कौन सा प्रोडक्ट जो है वो कितनी दफ़ा ऑर्डर हुआ है, कि कौन सा प्रोडक्ट कितनी दफ़ा ऑर्डर हुआ है, इसका मतलब समरी कर लेते हैं। सो DF अंडरस्कोर समरी उठा लें, इसकी DF कॉपी को लो, उसको ग्रुप बाय कर दो, और ग्रुप बाय करो प्रोडक्ट कोड से। ठीक है, ये कल भी हमने किया था, प्रोडक्ट कोड से इसको ग्रुप बाय करा और हमने कहा इस बार मेथड दे दो सम, उसके बाद DF समरी प्रिंट करा लेते हैं, सॉरी समरी। सो ये मेरा प्रोडक्ट कोड आ गया है S101678, 152 बार सेल हुआ है, 1949 टोटल ऑर्डर लाइन नंबर 162 है। सो इस तरीके से आप क्वांटिटी ऑर्डर भी देख सकते हो, कितनी क्वांटिटी ऑर्डर हुई, ये कितने ऑर्डर हुए हैं, उस ऑर्डर में कितनी क्वांटिटी आ रही। सो ये इस तरीके से आ जाएगा। और एक ग्राफ भी बना के देख लेते हैं भाई, कि इस पे ग्राफ मैं सिर्फ ये चेक करा रहा हूँ कि जिस तरीके से हम नॉर्मल डेटा फ्रेम को मैनिपुलेट कर सकते थे उस तरीके से डाटा सेट को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। एनालिसिस नहीं कर रहे, आज सिर्फ आपको दिखा रहे हैं कि कुछ उसी तरीके से होता है जिस तरीके से होता है। सो एक प्लॉट बना लेते हैं, DF समरी का प्लॉट बना लेते हैं और इसी को प्लॉट कर लेते हैं कि कितना प्रोडक्ट कितनी बार सेल हुआ है। सो वाई पे मैं रखता हूँ प्रोडक्ट, एक्स पे रख लेते हैं क्वांटिटी ऑर्डर,
x इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑर्डर्ड और अच्छा ये मेरे पास प्रोडक्ट का कोई कॉलम नहीं है, प्रोडक्ट कोड है। प्रोडक्ट कोड और काइंड इसकी कर देते हैं स्कैटर। और मैं अभी बता रहा हूँ ये नहीं चलेगा, नहीं चला। सो क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है इस एरर को देखते हुए कि ये क्यों नहीं चला? फिर मैं बता देता हूँ, नहीं बता सकते। ये चक्कर ये हमने इसको कहा कि हाँ बताएं बताएं बताएं। नहीं नहीं, इसको आप y पे लें या x पे लें, उससे ग्राफ चलना चाहिए। ग्राफ आपको शक्ल अजीब सी दिख जाएगी लेकिन ग्राफ चलेगा। इसमें मसला ये हुआ है, हमने कहा है, आपको याद हो जब भी हम प्लॉट करते हैं तो हम इसको कॉलम के नाम बताते हैं, ठीक है, कि इन दो कॉलम्स का प्लॉट बनाना है। सो इसने हमें एरर क्या दिया है, थोड़ा सा अगर हम एरर देखें, की एरर प्रोडक्ट कोड, ठीक है, प्रोडक्ट की एरर प्रोडक्ट कोड, दी अबव एक्सेप्शन वाज द डायरेक्ट कॉज ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्शन। इसने एक्सेप्शन एरर दे दिया और ये ट्रेस बैक कॉल इसने लिए। इसका मतलब मेरे कहीं ना कहीं प्रोडक्ट कोड में मसला आ रहा है। तो प्रोडक्ट कोड में क्या मसला आ सकता है? वो मसला ये आ रहा है कि जब हमने समरी की, ठीक है, जब हमने समरी की और हमने कहा प्रोडक्ट कोड पे समरी कर दो, तो वो प्रोडक्ट कोड का कॉलम ले गया इंडेक्स पे। सो प्रोडक्ट कोड मेरा इंडेक्स बन गया और इंडेक्स इटसेल्फ कोई कॉलम नहीं होता। तो इन शॉर्ट आपके डेटा फ्रेम के अंदर प्रोडक्ट कोड का कोई कॉलम ही एग्जिस्ट नहीं करता। सही है, दिस इज़ सिंपल, एक इंडेक्स है। सो अगर मैं देखना भी चाहूँ कि क्या मैं सही कह रहा हूँ या नहीं कह रहा, सो इस इंडेक्स कॉल कर लेते हैं इसका, समरी df.summary का इंडेक्स दिखा दो इस क्या है। सो ये प्रोडक्ट कोड आ गए सारे। सो इंडेक्स कॉलम का नाम प्रोडक्ट कोड है, तो ये इंडेक्स है भाई, ये कोई कॉलम नहीं है, इस वजह से उसको वो कॉलम मिला ही नहीं। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? सो अब हमें ये करना पड़ेगा, हमें एक कॉलम क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। उस कॉलम को क्रिएट करके ये सारी चीज़ें उसमें कॉपी करें, तो फिर हमारे पास एक प्रोडक्ट कोड का कॉलम बनेगा। सो वो कर लेते हैं, बहुत सिंपल है। और सिंपल किस तरीके से है कि df_summary में एक कॉलम ऐड कर दो प्रोडक्ट का, ठीक है, ये नया कॉलम बना दो और इसमें रखो क्या? सो df.summary के जो इंडेक्स हैं वो सारे के सारे रख दो, ठीक है। इसको रन करते हैं, अब df प्रिंट करा के देखते हैं, df_summary। सो अब यहाँ पे क्या हुआ, एक नया कॉलम बन गया प्रोडक्ट का और ये सारे के सारे प्रोडक्ट कोड कॉपी हो गए इस प्रोडक्ट में। अब हमारा ग्राफ चलेगा। सो हम ये कॉपी करते हैं, सॉरी, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आके पेस्ट करते हैं और हमने प्रोडक्ट कोड की जगह इस कॉलम को नाम दिया है प्रोडक्ट का, ठीक है। सो अब ये ग्राफ चलेगा, ठीक है। अब ये बहुत छोटा दिख रहा है, अगेन कल हमने काम किया था, हमने फिक्स साइज़ बढ़ा देते हैं इसका। अच्छा, फिक्स साइज़ x तो तकरीबन ओके है, x में कोई इतना बड़ा इशू नहीं आ रहा। y बहुत बड़ा आ रहा है, y बहुत ज़्यादा खिच पिच हो रहा है, तो मैंने कहा x को तो चलो 5 ही रखो, y को ज़रा 30 करके देखते हैं। सो अब ये मेरे पास रिटेबल है, ठीक है। सो ये ग्राफ किसका है, कितनी क्वांटिटी ऑर्डर हुई कौन से प्रोडक्ट की, यही चीज़ हमने समरी में भी निकाली थी कि कितनी क्वांटिटी ऑर्डर हुई कौन से प्रोडक्ट की। लेकिन यहाँ से विजुलाइज करना या एक ग्लैंस में देख के बताना मुश्किल था कि कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा ऑर्डर हुआ है। प्लॉट की सूरत में क्या हो रहा है कि ये आपकी तकरीबन मीडियन लाइन आ रही है, जो इसको क्रॉस करे वो सबसे ज़्यादा ऑर्डर हुआ है, ये रहा ये प्रोडक्ट। सो S183232 आपका वो प्रोडक्ट है जो सबसे ज़्यादा ऑर्डर हुआ है, 1800, ठीक है। इसके बाद उससे कम वाला प्रोडक्ट ये आ रहा है 1342,
सबसे कम वाला प्रोडक्ट कौन सा है, यहाँ पे देख लो सबसे कम ये आ रहा S184923। तो ये फ़ायदा होता है प्लॉट करने का कि आपको एट अ ग्लांस पता चल जाता है अपने डाटा के बारे में। सो दिस इज़ हाउ यू इम्पोर्ट डाटा फ्रॉम एसक्यूएल क्यूरी। बहुत सिंपल है, और इसको फिर आप उसी तरीके से ट्रीट कर सकते हो जिस तरह आप नॉर्मल डाटा को ट्रीट करते हो। तो इस पे आज के लिए इतना ही है। कल से हम स्ट्रीमलेट शुरू करेंगे, ठीक है। सो कल स्ट्रीमलेट का एक इंट्रोडक्शन है। आप लोग एक वेबसाइट बनाओगे कल, अपनी सीवी की वेबसाइट बना लोगे जिसमें आप अपने बारे में लिखोगे। स्ट्रीमलेट को यूज़ करते हुए, पाइथन को यूज़ करते हुए आप एक वेबसाइट बनाओगे। उसके बाद उसको हम क्लाउड पे डिप्लॉय करेंगे, और क्लाउड में डिप्लॉय करने के बाद उसको इंटरनेट पे खोल के देखेंगे कि आपकी वेबसाइट दिख रही कैसी है, ठीक है। तो उसके लिए काम ये करिएगा कि गिटहब का अकाउंट बना लिएगा लाजमी, ठीक है। एक गिटहब पे अकाउंट बना लें। सो गिटहब पे अकाउंट बनाना बहुत आसान है। github.com पे जाएं। अच्छा, गिटहब मुझे ये भी बता दिएगा कि आप में से किसी को आता है। अगर नहीं आता तो मुझे गिट भी थोड़ा बहुत पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। समझा देंगे गिट, इतना मुश्किल नहीं है। सो गिटहब का आप एक साइन अप करके एक अकाउंट बना लें, अगर नहीं बना हुआ तो। दूसरा आपने ये करना है, आपने streamlit.io पे जाके एक अकाउंट बना लेना है। इन दो सर्विसेज के अकाउंट चाहिए। ये भी फ्री है, गिटहब भी फ्री है, दोनों फ्री हैं, ठीक है। तो हम एक वेबसाइट बनाएंगे, और वेबसाइट बना के स्ट्रीमलेट क्लाउड पे अपलोड करेंगे, और उसका लिंक आपको विजिबल होगा। वो लिंक आप किसी से भी शेयर कर दो, वो आपकी वेबसाइट खोल के देख सकता है, ठीक है। यहाँ से हम स्ट्रीमलेट का स्टार्ट लेंगे, ठीक है। स्ट्रीमलेट का स्टार्ट यहाँ से लेने के बाद हम इस तरीके की कोई एक वेब ऐप बनाएंगे जिसमें हम डेटा सेट लेके उसको पूरा एनालाइज करेंगे, उसके ग्राफ्स बनाएंगे, और ग्राफ्स बनाने के बाद उसको डैशबोर्ड में अपलोड कर देंगे, और फिर वो डैशबोर्ड स्ट्रीमलेट क्लाउड पे अपलोड कर देंगे, और उसका लिंक आपके पास विजिबल होगा। आप किसी से भी शेयर कर दो, वो डैशबोर्ड उसको दिखेगा, ठीक है। सो इस तरीके का एक डैशबोर्ड बन जाएगा, और ये वेब पे होगा और कोई भी इसको देख सकता है। ये सेकंड क्लास में होगा स्ट्रीमलेट की पहली क्लास में हम सिर्फ एक नॉर्मल सिंपल वेबसाइट, स्टैटिक वेबसाइट बनाएंगे। सो दैट्स इट। अगर कोई सवाल है तो बताएं, नहीं तो कल मिलते हैं। हम्म। हम्म। देखो, अगेन यूज़ केस पे डिपेंड करता है, ठीक है। आपका यूज़ केस क्या है? मुझे स्ट्रीमलेट इस वजह से पसंद है कि एक तो ओपन सोर्स है, ठीक है, फ्री है। तो मुझे किसी का लाइसेंस नहीं ख़रीदना। जब भी आप किसी स्टार्टअप में, किसी कंपनी में काम करते हो, जैसे ही आप लाइसेंस ख़रीदने की बात करते हो, आप वहीं पे आधा प्रोजेक्ट तो आपका वहीं रह जाता है, ठीक है। सब नंबर वन फ्री है। नंबर टू, मैंने अभी स्ट्रीमलेट क्लाउड पे अपलोड करा। ज़रूरी नहीं है मैं स्ट्रीमलेट क्लाउड पे अपलोड करूँ। मैं स्ट्रीमलेट का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे, अपने सर्वर पे क्रिएट कर सकता हूँ। वहाँ से लोडिंग टाइम फास्ट हो जाते हैं, ठीक है। नंबर थ्री, डैशबोर्ड बनाने के और कौन से टूल हैं जो इमीडिएटली मेरे माइंड में आ रहे हैं, जो आपके डेटा सोर्स से कनेक्ट कर लें और फिर डैशबोर्ड बना दें। उसमें एक पावर बीआई है, दूसरा गूगल डाटा स्टूडियो है, ठीक। अब पावर बीआई के साथ चक्कर क्या है? पावर बीआई के साथ चक्कर ये कि पावर बीआई डेस्कटॉप फ्री है। तो जब आप उस डेस्कटॉप पे डैशबोर्ड बनाओगे और उसको किसी वेबसाइट पे एम्बेड करने जाओगे, तो वो आपको पब्लिश नहीं करने देगा, आपको लाइसेंस चाहिए होगा। तो आप यहाँ पे पावर बीआई में जाके फंस जाते हो। अच्छा, आप गूगल डाटा स्टूडियो में आ जाओ, तो वहाँ से अब आप डेटा बेस कनेक्ट करोगे तो आप वहाँ फंस जाओगे कि अगर आपका डेटा बेस किसी और क्लाउड पे पड़ा हुआ है तो आप किस तरीके से कनेक्ट करोगे। सो अगेन पाइथन में घूम फिर के हम आते हैं, तो एक स्ट्रीमलेट ही हमारे पास बचता है जो कि आपको इस तरीके से वेब पे डैशबोर्ड बनाने दे। और अगर सिर्फ डैशबोर्डिंग ही करनी है आपने, तो आप मेटाबेस इंस्टॉल करवा दो। मेटाबेस एक अलग साइंस है, ठीक है। मेटाबेस शायद ये लिफ्ट वाला कोई है तो उसने, या कोई है बंदा जो स्टार्टअप पे ज़्यादा काम कर रहा है तो उसने यूज़ किया होगा। मेटाबेस डायरेक्टली आपके डेटाबेस से कनेक्ट हो जाता है, और यहीं पे क्यूरी लिखो, यहीं पे डैशबोर्ड बन जाए। आपको पाइथन की भी ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। और इस पर सिर्फ एसक्यूएल जो है, आप सिंपल एसक्यूएल में क्यूरी बना दो और उसके डैशबोर्ड बनाते रहो। सो ये सर्वर पे इंस्टॉल करा सकते हो, ये बहुत फास्ट है, ठीक है, बहुत फास्ट है। सो मेटाबेस पे आप जा सकते हो। दूसरा, आपके पास अपाची का सुपर सेट है,
अपाची सुपर सेट अगर ले लो, ठीक है, ये भी फ्री है, ये भी ओपन सोर्स है, लेकिन अगेन ये आपको अपने सर्वर पे इंस्टॉल करना पड़ेगा और आप सिर्फ डैशबोर्ड ही बना सकते हो। ये थोड़ा सा एडवांस है, मेटाबेस है ना, इसमें थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी, लेकिन अगेन इसके थ्रू भी बन सकता है। सो इट्स यूज केस डिपेंडेंट। ठीक है भाई, सो विल सी यू गाइस टुमारो विद इंट्रोडक्शन टू स्ट्रीमलेट, और इसके बाद स्ट्रीमलेट ख़त्म करने के बाद हम एम की तरफ बढ़ेंगे। 2 हफ्ते एम में देखेंगे, उसके बाद ख़त्म। सो सी यू गाइस टुमारो।